जी, तो आप कह रहे हैं कि एक तो जो मिज़ल्स है अपने आप में वो, और अगर अगर माल न्यूट्रिशन की समस्या या अंडर न्यूट्रिशन की समस्या है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा बड़े खतरे के तौर पे आ सकता है, जहाँ जान जाने की भी गुंजाइश रहती है, आशंका रहती है। डॉक्टर रिद्धिमा, लेकिन अगर हमने कहा जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों में एक साथ फैला है, उसके कोई खास कारण हम देख सकते हैं? क्या पहले भी इसी तरह के आउटब्रेक्स देखे गए? अगर फैलता है तो पूरे देश में एक साथ एक वक्त में दिखाई देता है? क्या खास मौसम, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, ये कुछ खास वजह है इसके फैलने की? देखिए, इसका ना सबसे पहले तो जैसा कि मैम और सर ने बताया, वैक्सीनेशन या फिर ओवरक्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारे मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ है। सिंस ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो एक जने से दूसरी जने में फैलने के बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है। एंड उस कारण ये आउटब्रेक के ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ है। बाकी कोई वेदर रिलेटेड ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट वैक्सीन और वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस उसमें, क्योंकि वो 99% तक आपका प्रोटेक्शन करता है मीजल्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर स्मिता, मान लीजिए जिनके वैक्सीनेशन मिस हुए हैं, क्या कोई टाइम पीरियड है या कोई कोई एक ऐसा क्राइटेरिया है वैक्सीनेशन का, या इमीडिएटली भी आप आज कल में जाके वैक्सीनेशन ले लेंगे तो उससे बचाव हो जाएगा? कैसे इसको किया जा सकता है? तो अगर मिस हुए हैं कुछ डोज, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि पेरेंट्स के कि तुरंत ही जो भी बच्चे जो 9 मंथ से 5 साल की उम्र जो कि हाई रिस्क है मीजल्स के लिए, उन बच्चों को जिनको भी ड्यू डोज है उनको तुरंत देना चाहिए। अगर कुछ महीने या पिछले साल भी ड्यू था और आपने किसी वजह से नहीं दिया है, तुरंत लेके जाइए और बच्चों को वैक्सीन दिला दीजिए, और दिला ही सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन देते ही तुरंत उसकी इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं बॉडी में और अपने को रोग से बचाते हैं, वो तुरंत नहीं होंगे प्रोड्यूस बॉडी में। उसके लिए 4 हफ्ते से 6 हफ्ते भी जा सकते हैं, मिनिमम 4 हफ्ते तो डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे बिल्कुल ही वैक्सीनेटेड नहीं है, उनसे डेफिनेटली जिनको वैक्सीन दिया गया है, दिन ब दिन उनकी इम्यूनिटी पावर, जिनको वैक्सीन दिया है, वैक्सीन देने के बाद दिन ब दिन इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ती जाएगी। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन पूरा होने के लिए पूरे 2 डोसेस की भी जरूरत है, लेकिन एक डोज से भी काफी प्रतिशत हद तक बेबी प्रोटेक्टेड हो सकता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई कि दो हैं रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर एक डोज भी दिया तो भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगा। एंटीबॉडीज बनने में लगते हैं 2-3 से 4 हफ्ते, लेकिन जैसे ही आप ये डोज दिलाएंगे वो अपना काम शुरू करेगा, यानी प्रोटेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर आहूजा, जतिन साहब, ये आप हमें बताएं कि क्या हर वो बच्चा, आपने कहा ये रेस्पिरेटरी बीमारी है जो एक दूसरे को फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलती है, लेकिन क्या जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा तय है कि उसको होगा, या ये इंडिविजुअल की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, किसी को निकलेगा किसी को नहीं निकलेगा? बट जी, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने हम रिसेंटली कोविड से हम जूझे हैं, और कोविड क्या करता है, उसका एक हम कहते हैं एक R0 रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि जैसे कोविड हम कहते थे 2 से 3, यानी कि अगर एक बंदे को कोविड है तो वो 2 से 3 बंदे को अपने लपेटे में ले सकता है। उसी तरीके से R0 जो होता है मीजल्स का, वो होता है 15 से 25 तक। ठीक है, यानी कि एक मीजल्स का जो बच्चा है वो 15 से 20 बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन उन बच्चों को जिनको इम्यूनिटी नहीं है मीजल्स की या वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो इसका जो अटैक रेट है, यानी कि सेकेंडरी अटैक रेट, प्राइमरी केस से सेकेंडरी अटैक रेट, यानी कि जो बाकी बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, ये बहुत ज्यादा हाई है, एंड इट इज वन ऑफ द हाईली कंटेजियस वायरस। तो हम जब पढ़ते हैं जैसे रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में, तो इट इज एट द टॉप ऑफ द कंटेजियस वायरस। और ऐसा नहीं है कि ये आउटब्रेक इंडिया में अभी देखा गया है, ऐसे पहले भी इंडियन आउटब्रेक हो चुके हैं। और लास्ट अभी रिसेंटली 2019 के अंदर बहुत बड़ा मेजर आउटब्रेक हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, और 2019 में इसमें मल्टीपल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो चुकी थी और काफी बच्चे इन्वॉल्व हुए। जी, चलिए, तो ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और जो आर फैक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इसमें भी उसी तरीके से जैसा हम देखते थे कि किसी और वायरस में होता है, या हमने रिसेंट एग्जांपल कोरोना का देखा, उसी तरह इसका भी पूरा हिसाब किताब है। डॉक्टर मलिक, ये बताएं हमें कि
जो बच्चे इसका शिकार बनते हैं वो अमूमन 1 से 5 साल की उम्र के, जैसा हमारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि इतने ही उम्र को ये खतरा? इससे बड़े बच्चे हैं, अब 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, वो भी बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, क्या ये उन्हें भी हो सकता है या एडल्ट्स को भी पकड़ सकता है? देखिए, ये ज्यादातर 1 से 5 के बीच में ही रहते हैं, पर 15 साल तक के में भी रेयर केसेस देखे गए हैं, बट ज्यादातर 1 से 5 इयर्स के बच्चों में ये रहता है। एंड इसके बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो लक्षण है मदर्स को बताना चाहूंगी कि जैसे इनके लक्षण जो आए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर। सो अगर हम जैसे इसके लक्षण हो गए तेज बुखार, जुकाम, ये सब जो हो, या फिर मुंह में कोई छाला हो, तो ये सब अगर ये डेवलप कर रहे हैं बच्चे, तो इनको जाके कंसल्ट करें डॉक्टर को और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ठीक है, आपने लक्षण बताए। डॉक्टर अस्मिता, लक्षण चलिए आपने पहचान लिए, आप डॉक्टर के पास गए, आपको साफ साफ समझ में भी आ गया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है या फिर आप लोग अलग से कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई मेडिकेशन पे बच्चे को भेजा जाता है, कैसे काम करता है? तो अभी के आउटब्रेक सिचुएशन में सबसे जरूरी है कि तुरंत इस बात को पकड़ना कि ये मीजल्स का सस्पेक्टेड केस है। तो उसी दिन अभी सभी डॉक्टर्स को ये दिया गया है नोटिफिकेशन कि इमीडिएटली उसी सेम दिन इसको नोटिफाई करना है। दूसरी बात, उस बेबी को मतलब उस बच्चे को तुरंत आइसोलेशन करना है, मतलब दूसरे बच्चों से दूर रखना है। एडमिशन की जरूरत हो तो एडमिट करना है। चूंकि ये वायरल बीमारी है, डायरेक्टली उसकी ट्रीटमेंट एज सच या दवाई डायरेक्ट जो मीजल्स की ऐसी कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन बच्चों में जरूर ये माना गया है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर न्यूमोनिया हुआ या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उनको एंटीबायोटिक्स जरूर देना पड़ेगा, आईवी में से भी देना पड़ सकता है। अगर उनको डायरिया हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है मीजल्स में या गोवर में, तो अकॉर्डिंगली रिहाइड्रेशन के लिए सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ सकता है। विटामिन ए के डोसेस इन बच्चों में, अगर फीवर विद रैश का कोई भी बेबी अभी किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि विटामिन ए के डोसेस 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों तक 50,000, 1 लाख या 2 लाख यूनिट्स ऐसे डोसेस रहते हैं कंसेक्यूटिवली, मतलब एक दिन और उसके नेक्स्ट दिन 2 डोज ऐसे बच्चों को विटामिन ए के देने चाहिए, क्योंकि ये विटामिन अपनी जो गट मतलब पेट और इंटेस्टाइन और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है लंग्स, उसके अंदर की लाइनिंग की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ए का फायदा होता है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, उसकी डिफिशियंसी से ये मामला थोड़ा और गंभीर हो सकता है, तो यहाँ पर विटामिन ए के डोजेस का भी जिक्र करेंगे डॉक्टर। डॉक्टर ऊजा, एक और सवाल मेरे मन में आता है और वो ये है कि जैसा अभी हम पैंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह समाप्त हो गए, ये वक्त अच्छा है जब पैंडेमिक का खतरा सबसे कम है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में हम सब गुजरे हैं, बच्चे भी गुजरे हैं, तो क्या जो बच्चे एक्सपोज रहे कभी, जिन्हें कभी कोरोना हुआ, जिनका इम्यून सिस्टम उससे एक बार लड़ चुका है, वहां पर ये खतरा कुछ कम या ज्यादा, उससे कोई किसी तरह की एसोसिएशन? जी नहीं, ऐसा तो अभी कोई एसोसिएशन नहीं देखा गया कि पहले ऑलरेडी कोई इलनेस, रेस्पिरेटरी इलनेस हो चुकी हो, उसके बाद अगर मीजल्स या खसरा होता है तो उससे सीवियरिटी मल्टीफोल्ड हो सके, ऐसा नहीं देखा गया है। बट जैसा कि मैंने मैडम ने बताया और मैंने आपको बताया कि विटामिन ए डेफिनेटली एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। सेकंड कहता है न्यूट्रिशन। यही 2 जो प्रमुख कारण हैं जो देखे गए हैं सीवियरिटी को आगे बढ़ाने के लिए। राइट, चलिए, तो ऐसा डायरेक्ट कोई कोरिलेशन फिलहाल तो नहीं दिखाई दिया है जिससे अगर किसी को पहले कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट किया है तो क्या वहाँ सिवियरिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन फिलहाल डॉक्टर कम्युनिटी ने नहीं पकड़ा। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि इसमें डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए कि किसी को हो जाता है या नहीं भी है और इस वक्त अगर ये फैल रहा है तो क्या डाइट पे कुछ अलग से ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए, एक नंबर ये, और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए थोड़ा मामला सीवियर हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या आप अपने ही उपाय करेंगे, आप ऐसे में तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, ये सारे कुछ अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।